नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो मैं आज फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। उनमें से फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जाना चाहूँगा। देखिए, कंटिन्यूअसली जो कंपनी लगातार भागते चले जा रहे थे, वो अचानक इस तरीके से करेक्शन क्यों हुआ? अचानक इस तरीके से गिर क्यों रहा है? उसके पीछे 2 मेनली रीज़न है। वो रीज़न सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। पहली बात देखिए कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है, वो आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पोस्ट डिक्लाइन इन फाइनेंशियल क्वार्टर 1 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। मतलब कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो ऑब्वियसली डिक्लाइन देखने को मिला। कितना डिक्लाइन है आप खुद ही देख सकते हैं कि जो कंपनीज की जो रिजल्ट है वो एक बार चलो आपको मैं दिखाई देता हूँ। कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो देखेंगे कि कंपनी का जो पिछले सालों में जो सेल्स था उससे सेल्स क्या क्या हो गया। चलो 4 करोड़ का टोटल ज़्यादा सेल्स हुआ। इसको देखकर खुश मत हो जाना क्योंकि एक्सपेंस कंपनी कई हद तक ज़्यादा कर बैठे। एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट थोड़ा-सा कम हो गया। कितना कम हो गया? 332 करोड़ से 313 करोड़। मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट का जो रेंज है वो रेंज थोड़ा-सा कम हुआ है। अभी यही कम प्रॉफिट का ग्रोथ कंपनी के लिए एक प्रेशर बन चुके हैं। अभी देखिए जिस तरीके से आशा किया जा रहा है कि फाइनेंस कंपनी में रिलायंस जिस तरीके से मार्केट में उतर चुके हैं, जिस तरीके से ब्लैक रॉक के साथ काम करेंगे, ये सारे डेटा जब मार्केट में आया, तो हर कोई रिलायंस जियो के ऊपर मतलब जियो फाइनेंस के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। तो वो ट्रस्ट होने के बाद कंपनी के ऊपर करेक्शन हो रहा है। देखिए 2 तरीके से करेक्शन हो रहा है, 2 तरीके से कारण की वजह से। एक तो रिजल्ट में थोड़ा-सा वीकनेस देखने को मिले। दूसरी बात जो है कंपनी का वैल्यूएशन, वैल्यूएशन बहुत हाई है क्योंकि 125 इसका पी रेशियो और कंपनी का पी रेशियो 22 है। अगर कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा होता मतलब क्वार्टर बेसिस में प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रोथ होता तो इस वैल्यूएशन को मैं कंसीडर करता। प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट वीकनेस होता चले जा रहा है और वैल्यूएशन इतना हाई है तो उसमें बात मतलब काम करने से क्या फायदा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए एक छोटे रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, जहाँ पे आपका बिल बना मान के चलिए 2000 और वही खाना अगर आप 5 स्टार होटल में खाएँगे, शायद आपका बिल बन सकता है 25,000। तो मैं कहने का मतलब क्या है कि दोनों ही सेम खाना था, दोनों में से डिफरेंट नहीं था कि कोई अच्छी जगह पे हमने खाना खाया, कोई रेस्टोरेंट में और एक 5 स्टार होटल में आपने खाना खाया। तो दोनों में फ़र्क यही है कि 5 स्टार होटल में खाना जो है उसका प्राइस तो ज़्यादा होगा, मतलब वैल्यूएशन ज़्यादा होगा क्योंकि उसका अलग एक जगह का भी एक प्राइस है, एक वैल्यू का भी प्राइस है। तो जो रेस्टोरेंट में आप खाना खाया तो उसका वैल्यूएशन कम इसीलिए है क्योंकि उसका प्राइस इसलिए कम है क्योंकि उसका वैल्यूएशन 5 स्टार से कई गुना कम है। तो कहने का मतलब है, अगर कंपनी अच्छा खासा रिज़ल्ट करता, तो उसकी इस पी रेशियो को कंसीडर किया जा सकते थे। मगर उसने रिज़ल्ट अच्छा नहीं किया, तो इस पी रेशियो को कंसीडर नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, जब कोई ग्लोबली मार्केट में प्रेशराइज़ आए, ध्यान से इस बात को सुना, जब कोई ग्लोबली मार्केट में प्रेशराइज़ आए, तब सबसे ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलता है वही कंपनी के ऊपर, जो कंपनी एक रॉकेट की तरह भाग रहा था और जिस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है, एकदम पीक लेवल में है। तो क्या सही में पीक लेवल में इसका वैल्यूएशन है? अगर पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था 150 और आज पी रेशियो करीबन-करीबन 125 है। तो इसका एवरेज पी रेशियो कितना है? 139। तो आप कहेंगे सर वैल्यूएशन तो सस्ता है। हाँ, वैल्यूएशन खुद के लिए सस्ता है, मगर इंडस्ट्रीज़ वाइज़ के लिए नहीं। तो जब भी कोई भी रिसेशन जैसे सिचुएशन आए, वॉर जैसे सिचुएशन आए ग्लोबली मार्केट से, तो हाई वैल्यूएशन जो फ्लाइंग कंपनी है, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिल जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस कंपनी के ऊपर डीपली एक रिसर्च करके काम करिए क्योंकि जो लोगों के मन में यही क्वेश्चन है कि सर कंपनी के ऊपर अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, सस्ते में कंपनी का प्राइस मिला है और ओवरऑल टॉप लेवल से अगर मैं करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 20% करेक्शन हुआ और कितना गिरेगा? चलो यहाँ पे बाय कर लेते हो, ऐसे मत करिए क्योंकि आपको हमेशा जब कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स दिखे तब आपको काम करना है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जिस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज़ करता हूँ, मैं जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न को आपको सिखाने के लिए आपको दिखाता रहता हूँ, उसी के ऊपर काम करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप आपके हिसाब से डिसीज़न ले सकते हैं। हाँ, मैं कहाँ पे काम करूँगा, वो मैं आपको आपको बता सकता हूँ। देखिए, जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे, नीचे लेवल का मतलब यहाँ पे जो लेवल निकल कर रहा, 270 के आसपास, तब मैं कुछ डिसीज़न पॉज़िटिव ज़रूर लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि 200 डेज़ मूविंग एवरेज को भी नीचे टेस्ट करने के बाद वो बाउंस बैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्यों डिसीज़न लूँगा? क्योंकि देखिए मुझे एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मिला, जो एक बाइंग का रेंज मिले।
जो कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 5 के 5 बाइंग रेंज मिले और वो भी 26% का बाइंग रेंज। तो 26% का बाइंग रेंज मिले। इस बाइंग रेंज के बेसिस में कंपनी में एक अच्छा खासा यहाँ पे अपकमिंग टाइम्स में एक ग्रोथ होने का चांसेस बन सकता है कि धीरे-धीरे करके नीचे आ रहा है, तो इस लेवल को टच करने के बाद ही कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। और हाँ, ये डिसीजन मेरे लिए रिस्की डिसीजन होगा, तो प्लीज़ इस तरीके से डिसीजन में आप शामिल मत होना। आप इस कंपनी के ऊपर ट्रेड करने से पहले आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना, क्योंकि मेरे ट्रेड में हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है, लॉसेस भी होता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं सारी चीज़ों को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप ट्रेड करने के लिए आए हैं मेरे ट्रेड देखकर, तो आप आपके हिसाब से डिसीजन लीजिए, मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। बेसिकली रिलैक्सो के ऊपर हालत आज भी खराब है, इसका भी देखिए वैल्यूएशन बहुत हाई है। एक बार मैं इसका पेयर कंपनी से बात करूं, तो ध्यान से एक चीज़ों को देखना, जो टोटली सारे कंपनीज का जो वैल्यूएशन है, उससे सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन आपको रिलैक्सो के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल इसका इस सेक्टर का एवरेज पी रेशियो 74 है और कंपनी का पी रेशियो 109 है। मतलब कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिले। अभी कंपनी के जो मतलब नेट प्रॉफिट है, वो देखा जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ तो ठीक ठाक है। कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो थोड़ा सा वीक है। तो सेल्स का ग्रोथ खराब है, प्रॉफिट का ग्रोथ ठीक ठाक है। हाँ, परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट जो क्वार्टरली जो परसेंटेज है वो खराब है। मगर कंपनी के जो ग्रोथ अच्छा खासा होना चाहिए था, उतना ग्रोथ हुआ नहीं, क्योंकि फुटवेयर फुटवेयर इंडस्ट्रीज में रिलैक्सो का हालत थोड़ा सा खराब खराब इसीलिए है क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट खुद बताया है कि 2025 आने तक इस सेक्टर में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ इतना जल्द से जल्द आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके लिए टाइम लगेगा। इसके लिए कुछ पॉजिटिव डिसीजन होने से पहले कुछ टाइम तो जरूर लगेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो मेरा व्यू है वो मैं आपको बता दूं, कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं है। कंटिन्यूसली सेल्स को कंपनी हमेशा मेंटेन करता है। मान लेता हूँ कंपनी का सेल्स थोड़ा सा धीमी गति से चल रहा है, तो फिर भी कंपनी ने एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट देखिए एक ही रेंज में रखा, मतलब 30 से 50 का रेंज के अंदर अंदर ही कंपनी, सॉरी 30 से 60 के रेंज के अंदर अंदर ही कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। जो ग्रोथ होना चाहिए था उतना ग्रोथ अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा फुटवेयर इंडस्ट्रीज में अभी भी प्रेशराइज है। तो जब ये सारे प्रेशराइज खत्म हो जाएगा तो फिर से कंपनी रिकवरी करना स्टार्ट कर देंगे। अभी कंपनी इसके ऊपर एज ए इन्वेस्टर क्या कर रहा है आप खुद ही देख सकते हैं। अगर कंपनी बेकार होता तो म्यूचुअल फंड बाय नहीं करते। अगर कंपनी बेकार होता तो एफएस ने 2% होल्डिंग को 3.5% नहीं करते। तो इस चीजों को एक क्लियर कट अंदाजा लग रहा है कि कंपनी में दम है, इसीलिए इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है। अब कब बाय किया जा रहा है? जब कोई कंपनी के ऊपर बिग क्रैश हो चुके हैं, मतलब एक बिग करेक्शन हो चुके हैं। ऑलमोस्ट इस कंपनी के अगर टॉप लेवल से मैं करंट लेवल तक देखूं, तो बिग फॉल का मतलब है ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर टोटल 47% से 50% तक करेक्शन हो चुके थे। अभी इसी कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स भी क्रिएट हुआ। जो पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने हैं। तीन तीन बार शोल्डर बने। यहाँ पे ब्रेकआउट शायद मैं सोचा था ब्रेकआउट हो जाएगा, मगर ब्रेकआउट हुआ नहीं, क्योंकि मेरे सोचने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मार्केट मार्केट के हिसाब से चलते हैं, बायर सेलर के ऊपर डिपेंड करके चलते हैं, न्यूज़ के बेसिस में चलते हैं। तो उस हिसाब से किसी के सोचने से कुछ होगा ऐसे होगा नहीं। तो मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा इंतजार करता हूँ कि पैटर्न्स कंप्लीट होने के बाद कोई ब्रेकआउट होगा, तब कोई डिसीजन लूंगा। मगर यहाँ पे कुछ हो गया कुछ ऐसा कि नीचे आ गया और इस लेवल को कब के लेवल को टच किया, तो इस लेवल को पैटर्न्स को कैंसिलेशन किया जाएगा। तो फिर से कोई फ्रेश एंटी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर यहाँ पे हेड और एक बार शोल्डर बने तो एक बिग एंटी बन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि जब तक कोई ट्रेड ना बने क्लियरली, तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर काम नहीं करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बजाज फाइनेंस। फाइनली बजाज फाइनेंस के ऊपर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। मुझे बहुत बार कमेंट्स आया है कि सर बजाज कंपनी क्या सही में काम करने का लायक कंपनी है? देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बजाज फाइनेंस के अगर मैं डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान से इस चीज़ को देखना। कंपनी का इस सेक्टर में एवरेज ग्रोथ सेल्स का ग्रोथ कितना है? 30 है। बजाज फाइनेंस का कितना है? 28 है। अगर नेट प्रॉफिट का ग्रोथ क्वार्टरली देखा जाए तो 29% एवरेजली है। कंपनी का ग्रोथ कितना है? 13% है। तो कंपनी में ऐसे नहीं कि बहुत खराब हो गया, बहुत बेकार हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी खुद को मेंटेन्स कर रहा है अच्छी तरीके से। और दूसरी बात ये है कि कंपनी हमेशा खुद के कर्जे को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो फाइनेंस कंपनी में हमेशा कर्जे को बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि कर्जा घट जाएगा।
उसके लिए कंपनी के ऊपर बिग प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। क्योंकि कर्ज़ा घट जाने का मतलब है कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ बन जाना। क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर जब डेटा को देखा जाए तो एज़ ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंपनी हाईएस्टली इन्वेस्टमेंट भी किया और कंपनी के हाथ में अच्छा खासा कैश भी है। करीबन 10,000 करोड़, जो पिछले साल में से 4,300 करोड़ था। तो कैश इक्विपमेंट जो है वो ज़्यादा रहेंगे तो कंपनी में एक खासियत पॉइंट ये भी रहेगा, अगर कुछ भी दिक्कत आए बिज़नेस में, कोई भी फंडिंग का ज़रूरत पड़े, तो खुद के हाथ में जो जेब में जो पैसा है, उस पैसे को रीयूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे तो स्ट्रांगली ग्रोथ देखने को मिले। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। क्योंकि बजाज फाइनेंस मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है। इसके ऊपर मैं बहुत पहले से ही एक निवेशक भी हूँ और इस कंपनी के ऊपर मैं इंतज़ार भी कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बना शोल्डर, फिर से शोल्डर, बिग हेड उसके बाद शोल्डर और फाइनली ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था मगर ब्रेकआउट कन्फर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? चलो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ज़ूम करूँ, आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी के ऊपर क्या बना, कंपनी के ऊपर इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद इस कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए था। मतलब इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोजिंग होता तो उसको ब्रेकआउट कंफर्मेशन माना जाता। तो कंफर्मेशन तो हुआ नहीं, इसलिए मैंने कोई यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं किया। तो इस कंपनी के ऊपर 2 अपडेट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। बजाज फाइनेंस का 2 आप देख सकते हैं रीयूजेस मल्टीपल जो मतलब 10 ईयर बॉन्ड्स है। मतलब कंपनी बहुत सारे 10 ईयर बॉन्ड्स यहाँ पे इश्यू करने जा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स को इश्यू किया जा रहा है मतलब और भी मार्केट से फंडिंग वो उठाने वाले हैं। और इस बॉन्ड्स का टोटल जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स कंपनी देने वाला है वो 7.99% मतलब बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे परसेंटेज वो देने वाला है। तो इस कंपनीज के ऊपर फोकस रखिए, स्टडी करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक 51 करोड़ का कंपनी है, छोटा सा कंपनी है। क्योंकि इस कंपनी के पास जल्द से जल्द आपको एक गुड अपडेट मिलेगा क्योंकि 11 तारीख को कंपनी स्प्लिट दिया था जनवरी मंथ में। इस बार कंपनी 1:1 रेशियो का बोनस भी देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें उसके बाद काम करें। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।